नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई जिसमें राज्य के सभी उपायुक्त और अधीक्षक मौजूद थे। इस बैठक के दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही विजिलेंस को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और मंडल स्तर पर विजिलेंस टीम का विस्तार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक नया एचआर विभाग भी बनाया जाएगा। वो है हमारा एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वो है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज हैं, इन सब की सर्विस रिकॉर्ड्स, इन सब के ट्रांसफर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स के साथ साथ मैनुअल ट्रांसफर भी एचआरएमएस के माध्यम से ही अब होंगे और वहीं उनकी सारा जो डाटा है, सारी चीज़ रखा जाएगा और इनके किसी प्रकार की जो केसेस हैं उनको भी मॉनिटर जो है एचआर डिपार्टमेंट ही करेगा। कहीं 7A की चार्जशीट है, कहीं और अन्य चार्जशीट है, कहीं लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शन हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन के विषय हैं। तो बहुत से ऐसे विषय एम्प्लॉइज़ के अपने होते हैं, तो एक सुविधा हो जाएगी। ऐसे सब एम्प्लॉइज़ को एक अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, आज कोई कार्रवाई का या उस प्रकार की फीड नहीं थी। वो तो जब स्टेट विजिलेंस का अलग से मीटिंग लेंगे उसमें सब करेंगे। आप तो आज तो सारे डीसी, सब एसपीज, इन चीज़ों को कैसे मजबूत किया जाए, सिस्टम को कैसे पुख्ता किया जाए, उसमें चाहे विजिलेंस बोर्ड स्टेट का है, चाहे नया डिवीजन का हमने बनाया है या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स हैं, उनको एक्टिव करने की बात है। और डीसीज के, एसपी के, जनरल जो भी यानी जो फीडबैक है उसके आधार पर कई चीज़ें, जैसे नारकोटिक्स के बारे में विषय आया, नकल के केसेस पकड़ने के विषय में आया। बहुत लोग अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, जैसे दूसरे प्रदेशों से स्मगलिंग हो रही है इसकी वेपन्स की, तो इलीगल वेपन्स, उस स्मगलिंग को कैसे रोका जाए। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन मोटे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और डीसीज का सारे जो प्रायोरिटीज, उन सब पर बात हुई है। उसमें मुख्य रूप से करप्शन की। हम उस सवाल से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत एक गहरे तक घुसा हुआ है और प्राचीन समय में और इस समय में अंतर इतना ही है कि पहले के लोग इसको उजागर करते नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, पुट द इविल इन द अंडर द कारपेट, यानी गंद को और कारपेट के नीचे डाल देना तो ताकि कोई देख ना सके। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी कोई करप्शन हो रहा है किसी भी लेवल पर, उसको निकाल के लाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वातावरण ऐसा बने, भय का वातावरण बने कि करप्शन नहीं करना है। और करप्शन करने का यानी रोकने का तरीका एक तो दंडात्मक है, एक सुधारात्मक है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। उन तीनों पर हम काम करेंगे। दंडात्मक जो कर रहे हैं ताकि उस दंड का भय बैठे, और सुधारात्मक व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी बने, जैसे खास करके ऑनलाइन सिस्टम बने। हमारे ऑनलाइन सिस्टम बनेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं गुंजाइश कम होती है भ्रष्टाचार की, और फिर उसमें भी कई बार इसमें से भी लोग रास्ते निकालते हैं। तो वो है कैरेक्टर बिल्डिंग का। चाणक्य एक बार अपने घर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे और अंधेरा था, दीवे की लैंप की जो रोशनी है उसमें वो काम कर रहे थे। अचानक उनको कोई उनके मित्र मिलने आए तो उनको कहा थोड़ी देर रुकिए। वो थोड़ी देर बैठे, उन्होंने अपना काम कुछ क्षणों में पूरा किया। पूरा करने के बाद उस लैंप को बुझा दिया और दूसरा लैंप जला दिया। तो मित्र, उनके विदेशी मित्र थे कोई या जो भी को रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि कौटिल्य, ये आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा है, कोई आए व्यक्ति तो लैंप बुझा के दूसरा लैंप जलाते हैं, कोई रिवाज है ऐसा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या? ये इसलिए कि जब मैं पहले काम कर रहा था तो ये लैंप जल रहा था, ये मेरा नेशनल ट्रेजरी से पैसे लाकर तेल डाला जाता है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्राइवेट है, इसलिए उस लैंप पर काम नहीं करूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत तेल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के बजट पर सवाल उठाए हैं। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कर्जा लेने के अलावा कुछ नहीं किया है। सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक नए कॉलेज नहीं बनाए गए। नीरस बजट है और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 वाक की नीति में जो मैंने कहा और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं। कोई भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप
इन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। 7-7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है और 60,000 करोड़ वो कर्जे को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और विभाग उच्चाधिकार क्रय समिति की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों की तरफ से की जाने वाली 338.40 करोड़ रुपए की वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी गई। बैठक में जिन प्रमुख निविदाओं को मंजूरी दी गई उनमें कई एक्सियल फ्लो वीटी पंपों की आपूर्ति, इरेक्शन और कमीशनिंग, इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरण जैसे वीटी पंप, इलेक्ट्रिक मोटर्स और एलटीडीपी पैनल, इसी के साथ में बस यात्री सीटें शामिल हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की उस पेंशन को दोबारा से शुरू करें जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा शासनकाल में शुरू किया गया था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही इन कश्मीरी पंडितों की कांग्रेस राज में शुरू की गई पेंशन को बंद कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस राज में शुरू की गई कश्मीरी पंडितों की पेंशन के नोटिफिकेशन को भी पत्रकारों के सामने दिखाया। उन्होंने कहा कि जब 7 साल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं तो फिर सरकार कश्मीरी पंडितों की पेंशन को बहाल करके आखिर क्यों 2 गुना नहीं करना चाहती है। जो कश्मीरी पंडित और उनसे जुड़ा हुआ विषय एक बड़ा दुखदाई चैप्टर रहा भारत देश के इतिहास में। हरियाणा के अंदर भी काफ़ी संख्या में हमारे जो कश्मीरी ब्राह्मण भाई हैं वो हरियाणा में भी बसे हुए हैं, जिसमें बहादुरगढ़ के अंदर तो एक कश्मीर कॉलोनी भी है। जब हमारी सरकार थी, क्योंकि एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की के नेतृत्व में वो सरकार थी, हुड्डा साहब का इन विषयों पे, और जहाँ भारत देश की बात आती है क्योंकि उनका एक अपना एक स्टैंड रहता है, तो उस समय उनकी मदद में पेंशन की योजना शुरू की गई थी। 1,000 रुपये प्रति माह का शुरुआत करी थी, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, और 2014 में चुनाव से पूर्व ये नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से 5,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन कर दी गई कश्मीरी पंडितों सोशल जस्टिस जो हुड्डा साहब ने, हुड्डा सरकार का फैसला। लेकिन ये इस सरकार में बंद कर दी गई। बढ़ाने की बात तो बढ़ानी चाहिए थी, जैसे हमारे समय पहले स्टार्ट भी हुड्डा साहब ने ही करी, और उससे पहले भी भाजपा समर्थित इनेलो सरकार रही हो, भाजपा समर्थित हवीपा सरकार रही हो, ये किस तरह का कोई प्रावधान नहीं आया। लेकिन हुड्डा साहब। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें से भाग लेने के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है और पहले तारीख 15 मार्च तय की गई थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से आम जन की प्रतिभा और रचनात्मकता को उजागर करने और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतिभागियों के उत्साह और उनके पंजीकरण को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तारीख बढ़ाई है। हरियाणा के 10,000 सरकारी शिक्षकों को जल्द ही एलटीसी के 60 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद एनआईसी ने शिक्षकों के पे कोड खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना से वित्तीय संकट उत्पन्न होने के कारण पे कोड ब्लॉक कर अदायगी रोक दी गई थी। शिक्षकों को वर्ष 2016-2019 की एलटीसी के तौर पर 1 महीने का वेतन मिलना है। 2020 में कोरोना महामारी आने के कारण सरकार ने एलटीसी देने पर रोक लगा दी थी। इसकी बहाल कराने के लिए हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ने नवंबर 2021 से प्रयास शुरू किए थे। जिलों से जानकारी मिलने के बाद
ये फाइल 1.25 महीने तक वित्त विभाग में अटकी रही थी, लेकिन एलटीसी के लिए सरकार बजट अक्टूबर 2021 में ही जारी कर चुकी थी। अब 22 मार्च को वित्त विभाग ने फाइल स्वीकृत की है और एनआईसी ने इसके बाद शिक्षकों के पे कोड खोलने शुरू कर दी हैं। अब शिक्षक अपने अपने स्कूलों में बिल बनाकर ट्रेजरी में जमा करेंगे, उसके बाद राशि जारी होगी। मौसम में अचानक आए परिवर्तन के बाद गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। गेहूं की फसल इस बार जल्दी पककर तैयार हो गई है और मंडियों में अनाज के आने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं सरकार ने अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अंबाला अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडी में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है। गेहूं की बोरियां रखने के लिए रैक का प्रबंध भी कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले गेहूं की खरीद 10 अप्रैल के आसपास शुरू होनी थी, क्योंकि पहले जिले में गेहूं की कटाई और कढ़ाई का कार्य शुरू नहीं होता था। लेकिन इस बार गेहूं की कटाई का कार्य करीब 15 दिन पहले शुरू हो गया और सरकार के आदेश के बाद इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की फसल अनाज मंडी पहुंचने शुरू हो जाएगी। गेहूं की सरकारी खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ये जो खरीद है वो ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही, ऑनलाइन ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही होगी। किसानों के लिए मार्केट कमेटी अंबाला कैंट के द्वारा जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी सबकी तैयारी कर ली गई है। जैसे उनके लिए पानी का प्रबंध है, जहाँ पे कीट पास कटेगा उनके लिए टेंट की व्यवस्था होगी और आड़तियों के पास किसानों की फसल को बारिश से बचाने के लिए क्रेट्स और तरपालों का प्रबंध होगा। किसानों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था होगी ताकि उनको मतलब गर्मी से राहत मिल सके। और सफाई व्यवस्था की क्या है? सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ पे प्रॉपर वो तो रोज़ाना के हिसाब से रोज़ हो ही रही है, उसमें कोई भी ऐसी मतलब किसी भी तरीके की उनको दिक्कत नहीं आएगी और अपने जो मंडी का ड्रेन सिस्टम है उसको बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है ताकि बारिश। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जगह जगह पड़ी खाली प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकलिंग करने के लिए स्टेशन पर एक बोतल क्रशर मशीन स्थापित की गई थी, जो कि अब नहीं है क्योंकि ये मशीन स्टेशन पर चल नहीं पाई थी और इसे हटाना पड़ा। और साथ ही रेल प्रशासन का स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना भी टूट गया। स्टेशन डायरेक्टर के अनुसार जल्द ही दूसरी कंपनी को ठेका दिया जाएगा और नए सिरे से काम शुरू करके स्टेशन प्लास्टिक मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी जगहों पर 2-2 डस्टबिन रखे गए हैं। ये बॉटल क्रशिंग मशीन अम्बाला में लगाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीजन से वो काम नहीं कर पाई और वो कंडम हो गई है। अभी हम लोग उसको सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में कर रहे हैं, प्लास्टिक अलग कर रहे हैं और दूसरा वेस्ट अलग कर रहे हैं, जो कि सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको डिस्पोज करता है। बट जल्दी ही पीपीपी मोड पर हम लोग और मशीनें लेके आ रहे हैं, जिसमें तो जो प्राइवेट पार्टी है वो पार्टिसिपेट करेगी, वो एडवर्टाइजमेंट भी करेगी और इन मशीनों की अच्छे से संचालन भी करेगी। कब तक हो पाएगा? प्रोसेस चालू है, टेंडर फाइनल होने वाला है जल्द। तो ये कितनी मशीन आई थी टोटल? टोटल एक ही मशीन लगाई थी, अभी ट्रायल बेसिस पे लगाई थी, बट वो कंपनी सक्सेस नहीं हो। हरियाणा सरकार के कड़े रुख के बाद पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस बार सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने यमुनानगर में कालानौर पुलिस चौकी के पास से यूरिया खाद से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। इस दौरान जांच में पाया गया है कि ट्रॉली में 110 कट्टे यूरिया के लोड थे। ट्रैक्टर चालक के पास खाद को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं था। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर तक नहीं लिखा था। माना जा रहा है कि ये यूरिया किसी प्लाईवुड फैक्ट्री में ग्लू बनाने के लिए सप्लाई किया जा रहा था। हालांकि अभी ये जांच का विषय है और देर शाम तक सीएम फ्लाइंग के अधिकारी और कृषि विभाग के QCI बाल मुकुंद जांच में लगे थे। सीएम फ्लाइंग के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में यूरिया की तस्करी हो रही थी और फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके सदर यमुनानगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। आज हमारी एग्रीकल्चर की टीम थी और साथ में सीएम फ्लाइंग की टीम थी। हम यहाँ कलानौर किसी सूचना के आधार पे खड़े थे
रेलवे स्टेशन के सामने एक ट्रॉली आई जिसमें 110 बैग RCF का यूरिया था। तो उसको जब देखा, उसको रुकवाया, तो उसमें एक ड्राइवर था। ड्राइवर से पूछा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स या बिल, वो कुछ भी दे नहीं पाया, ना वो ढंग से कोई रिप्लाई कर पाया। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए CM फ्लाइंग की टीम ने और कृषि विभाग की टीम ने यहाँ पुलिस चौकी कलानौर में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वो जो मटेरियल है सारा वो उनको सुपुर्द कर दिया है। सैंपल लेके लैब में भेज दिया गया है। सैंपल की रिपोर्ट आएगी, वो इनको दे दी जाएगी। सर कहाँ से आ रहे थे? वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मामूली सी बात को लेकर रेवाड़ी के एक निजी स्कूल के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सुर्खियों में है। परिजनों ने बच्चे को ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराकर टीचर के खिलाफ रामपुरा थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामपुरा थाना प्रभारी रण सिंह ने बताया कि मामला इनके संज्ञान में है और सभी के बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब मैं बस में आ रहा था ना, और एक गलती से धक्का लग गया एक छोरा का, उसने प्रिंसिपल से कह दी। प्रिंसिपल ने ना वे आया दूसरी एक बार, फिर मैं चला मजाक कर रहा है वे। फिर दूसरे में गए ना, फिर प्रिंसिपल ने आते ही मेरे को मारा। फिर मारते मारते मैं कह रहा सर सॉरी हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में IIFL बैंक के ब्रांच मैनेजर्स ने एक दो नहीं बल्कि 35 से अधिक कस्टमर के साथ में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। जैसे जैसे लोगों को बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी का पता चला, धोखाधड़ी किए जाने की सूचना मिल रही है, वैसे वैसे रोज नए शिकायतकर्ता सामने आ रहे हैं। यमुनानगर ब्रांच में कब से धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू हुआ, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल का कहना है कि ये बैंक मैनेजर न सिर्फ बैंक के साथ धोखाधड़ी करता था बल्कि ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी करता था। देखिए, बैंक के अधिकारी भी यहाँ थे। मैंने उनसे भी ये सवाल किया है कि अगर आपका बैंक का कर्मचारी ऐसे कर रहा है तो आपकी भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका जो अपना सिस्टम है, क्या वो इतना दुरुस्त था कि आपका कर्मचारी इस तरह की हरकत ना करता? तो कंपनी की जो भी उनका सिस्टम है उसमें मुझे कुछ खामियां नज़र आई है। जैसे कि उनका जो ऑफिस है वो पूरी तरह CCTV कवरेज के अंदर नहीं है। इसके अलावा अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉई किसी व्यक्ति के घर पे जाके अगर उससे कोई राशि या चेक लेता है तो उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो कंपनी को ये बता पाए कि आपका ये एम्प्लॉई आया था और मैंने इतनी धनराशि या कैश में या चेक में इसको दी। तो वो राशि का कस्टमर को कंपनी को भी नहीं पता लगता और कस्टमर जो है वो इस अंधेरे में रहता है कि ये राशि कंपनी के अकाउंट में जमा हो गई है। तो कंपनी को अपना ये सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। हमने जो हम गांधीनगर में मुकदमा दर्ज हुआ था 420 और 409 IPC में, तो हमने कल जो है इसमें जो अक्यूज्ड है करण सिंह, उसको कल जगराहों से लुधियाना से अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था, जो हमारे पास अब 26 तारीख तक रिमांड पे जो है। तो इसमें मैम क्या क्या बात सामने आई? इसमें अभी तक के उसके बातचीत में, जांच में, पूछताछ में ये सामने आया है कि दो तरह से ठगी करता था वो। एक तो किसी को नीड रहती थी पैसे की तो गोल्ड रखवा के मार्केट रेट पे जो गोल्ड की कीमत थी उस पे ना दिलवा के कम रेट पे गोल्ड का लोन दिलवा के, और जो ऊपर का टॉपअप रहता था वो अपने हिस्से में लेके उनके साथ ठगी करता था। ये ऐसा है जी, 24 तारीख को 24 फरवरी को ब्रांच में था, तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे ब्रांच में नहीं आया। हमारे को जब ऊपर से मिला कि वो ब्रांच में अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं किया, इसको कॉल किया तो इसका नंबर बंद था। जब नंबर बंद था तो इसके बाद इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसके घर पे कोई बंदा भेजा तो वहाँ से पता लगा कि वो कल रात को यहाँ पे आया ही नहीं है। जब नहीं आया तो उसके बाद हमने इससे कांटेक्ट करने की हर तरह से कोशिश की, बट नहीं कहीं से पता लगा। उसके बाद एक दो कस्टमर आया,
कस्टमर से पता लगा कि उनसे कोई पेमेंट वगैरह ले रखी है। एक के बाद एक 10, 12, 15, 20 आज 30 से 35 कस्टमर हैं जो उसके। अम्बाला हिसार रोड पर नग्गल पुलिस थाने के पास हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल किलोमीटर स्कीम की बस अचानक से पलट गई, जिसमें दर्जन के करीब सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल सवारियों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिति अभी स्थिर बनाई हुई है। और ये बस कैथल डिपो की है, जो कि अम्बाला से कैथल जा रही थी। मेरे पास जिस टाइम इंफॉर्मेशन आई मैं यहाँ आ गया। एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी थी, उनमें सवारियों को जो थे इंजर्ड उनको हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हॉस्पिटल से बयान लेके जो कार्रवाई है वो करेंगे। आज अराउंड 1:15 बजे में टेडी में एक बस पलटने के कारण 12-13 बंदों को थोड़ी चोट लगी है, जो कि चौड़मसू हॉस्पिटल में लाए गए थे। और हमारी डॉक्टर्स की टीम ने उनको चेक किया, फर्स्ट एड दिया है और उसमें से अराउंड 13 बंदे हमने रेफ़र किए हैं सिविल हॉस्पिटल अम्बाला, जिनके की एक्सरे होंगे और जो भी छोटी मोटी चोटें हैं उनका। यमुना नगर निगम की बैठक में सदन की ये बैठक हुई थी, जिसमें पत्रकारों से दूरी बनाई गई। बैठक के हंगामेदार रहने के आसार के चलते फैसला लिया गया। ये बैठक 7 महीने बाद बुलाई गई। आपको बता दें कि 16 मार्च को हुई बैठक में काफी हंगामेदार रही थी, इसलिए आज पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। निगम में सभी वार्डों में ठीक से काम न होने का अक्सर विपक्ष ने आरोप लगाया है और बंद कमरे में ही जिले के विकास कार्यों की चर्चा हुई। निगम के अधिकारियों और पार्षदों ने मीडिया कर्मियों को ग्रे पैनिकल में ही रोक दिया था। फतेहाबाद के गांव में नशे के आदी व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों और पत्नी को आग लगाकर मारने का प्रयास किया। पत्नी और बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में महिला ने अपने पति के खिलाफ हत्या प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शिकायत दी है। पुलिस ने महिला मनप्रीत की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये एरवा गांव में की है लेडी मनप्रीत कौर, जिसके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई हमारे सदर थाना में कि उसके पति परविंदर सिंह द्वारा उसको व उसके बच्चों को जो घर में थे उस वक्त आग लगाकर घर के अंदर उनको घर के अंदर ही मारने का प्रयास किया गया था। किसी तरह उनको बचा लिया गया और उसके पति के खिलाफ मनप्रीत उसकी वाइफ के स्टेट। तोशाम क्षेत्र के गांव में पारिवारिक झगड़े में 2 सगे भाइयों ने अपने ही बड़े भाई और उसकी पत्नी की लाठियों और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की माता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। और इसी के साथ में प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च को रात करीब 10 बजे सुरेश और रोहताश नाम के 2 सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई रोहताश और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इसके पहले उन्होंने अपनी माता और पिता को एक कमरे में बंद कर दिया था। इस संबंध में तोशाम के थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि झगड़े की शिकायत मिली थी। माता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी। कल रात को सूचना मिली कि गानपुरा में लड़ाई झगड़े में भाइयों ने चोटें मार दी थी। वहाँ मौके पहुँचे इंजर्ड को हॉस्पिटल में भेजा हुआ था। जो एक की मौके पर हो चुकी थी, दूसरा राजेंद्र था, वो हॉस्पिटल में आया तो उसको डॉक्टर साहब ने ऑपरेट कर दिया था। क्या मामला था सर? ये 3 भाई हैं। सबसे बड़ा राजेंद्र है जो शादीशुदा था, 2 अनमैरिड हैं। किसी भी घरेलू आपसी क्लैश की वजह से इनका झगड़ा हुआ था और राजेंद्र को और उसकी घरवाली काजल को उसी के भाइयों ने सुरेश व रोहताश ने चोटें मारकर उनकी हत्या कर दी। तब सबको पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने भिजवा गया है। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।